नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए आपको लगेगा कि वो हो सकता है कि कुछ उसमें उतनी क्लैरिटी आवाज़ की या ना हो। अ, सबसे पहले दिशा रवि की बात, क्योंकि दिशा रवि के सिवा और इस समय क्या बात हो सकती है देश में। जैसे कहा था किसान आंदोलन, अ, कोरोना और आज की तारीख में सबसे जो अहम बात है वो दिशा रवि की है। मैं दिशा रवि की बात करने के से पहले आप एक वीडियो देख लीजिए और ये वीडियो अहम है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो वीडियो देखें। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम हुआ। आपने वीडियो देख लिया। अमित शाह साहब जो हमारे इस समय भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका कैसे, मतलब वो कैसे बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में क्या-क्या कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो सारी चीज़ थी, ये सब कुछ था, ये क्रिएट किसने किया? सोशल मीडिया को कैसे लाए? और ये जैसा खुद एडमिट करते हैं कि सोशल मीडिया को लाके हम कोई भी न्यूज़ चलवा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़रा एक चीज़ कभी मन में भी आता है कि मुलायम सिंह वरिष्ठ नेता हैं और उनके बारे में अगर इनके यहाँ किसी ने फेक न्यूज़ चलाई थी कि उनको अखिलेश यादव ने थप्पड़ मारा, तो उस फेक न्यूज़ वाले का आपने क्या किया था शाह साहब? मतलब एक जनरल मेरी ऐसी क्यूरियोसिटी थी, क्या उसके ऊपर एफआईआर हुई थी या उसको आपने पार्टी से निकाल दिया था? क्योंकि आप जैसी भाव-भंगिमा है और वो पूरा वीडियो अगर देखिए तो एक तरह से वो तो आप उसको शाबाशी दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं अब जल्दी-जल्दी आपको इस दिशा रवि की बात करने से पहले 1-2 चीज़ें और आपके साथ शेयर कर लूँ और समझाने की कोशिश करूँगा। आज किसान आंदोलन आज क्या है? आज किसान आंदोलन में मुख्य बात है कि भई उनको दाम ठीक मिले, उनका काम उनसे कोई ना छीन ले, उनकी ज़मीन कोई उनसे ना छीन ले। लेकिन ये भी तय बात है कि आने वाले समय में किसान की फार्मिंग की, किसानी की, खेती की एक बड़ा स्वरूप जलवायु परिवर्तन को लेके होगा और वो हो रहा है। एनवायरनमेंट उसके साथ, किसानी के साथ उसका चोली दामन का साथ है और कहीं न कहीं जिस तरह की किसानी हमारे यहाँ हो रही है, जिस तरह से हम लोग फर्टिलाइज़र का आँख मूंद करके उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से कंज़र्वेशन की बहुत बात नहीं हो रही है एनवायरनमेंट की, वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत सी मुश्किलों में आ जाएँगे। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे-कैसे हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के गड़बड़ होने से हमारी जो टोटल किसानी है, उसपे भी फ़र्क पड़ेगा। एनवायरनमेंट की अहमियत सबसे पहले 1991 में, ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इसका मूर्त रूप 1991 में एक पीआईएल एडवोकेट थे एमसी मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि देयर शुड बी अ कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एज अ मैंडेटरी फॉर एनी कॉलेज। जो यूजीसी को उसने कहा था कि यूजीसी में उसने कहा कि आप अपने कॉलेज में एक इस तरह का कोर्स डिजाइन करिए जिसमें एनवायरनमेंट का की का वो मैंडेटरी हो जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही 2003 में एक ऑर्डर पास किया कि एनवायरनमेंट एजुकेशन कंपलसरी हो स्कूल्स में। इसी का आप अगर देखिए तो ये जो स्कूल में 2003 और उससे पहले जो बच्चे जा रहे थे तो एनवायरनमेंट के बारे में ये लोग हमसे और आपसे, जो हमारी जनरेशन जब स्कूल में गई थी, तो उससे ज़्यादा सजग हैं। हम लोग के समय कुछ चीज़ें महज़ थी घर के
में इस तरह की शिक्षा मिलती थी कि उसको हम लोग देख के चलते थे। लेकिन अब के बच्चे जो हैं, वो बहुत इस मामले में ज़्यादा कॉन्शियस हैं हमसे और आपसे। उसका एक कुछ अगर आप उदाहरण देखिए तो दिवाली के समय एक बार एक मुहिम चलती है ना कि पटाखे ना जलाइए, उससे वो खराब होता है। ये आपने देख ही लिया। वो एक अलग बात है कि वो जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, वो एक एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि दूसरा होली के समय रंग की बात करते हैं। बहुत से बच्चे हैं मेरे घर में भी जो मेरे अब जो थर्ड जनरेशन है, मेरे बाद के बाद वाली जनरेशन, वो फाउंटेन पेन ला के वो कहते हैं भाई फाउंटेन पेन यूज करिए। मैं भी फाउंटेन पेन ही यूज करता हूँ। एक हालांकि मेरा कारण बाद में हुआ कि इन्वायरमेंट भी है, लेकिन मैं शुरू से आदत थी, इसलिए फाउंटेन फाउंटेन पेन यूज करने की बात करते हैं कि भाई आप ये पेन प्लास्टिक मत यूज करिए। ये सारे बच्चे जो हैं वो हमसे और आपसे ज्यादा इस मामले में वो उनका ये ज्ञान हमसे आपसे ज्यादा है। दे आर मोर अवेयर देन अस। और पुराने उसमें अगर आप देखिए तो जो ये आंदोलन होते थे उसमें एक बड़ा आंदोलन जैसे मेधा जी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ये सारे लोगों ने मूल रूप से इन्वायरमेंट को, जलवायु को बचाने का आंदोलन ही किया था। इसी को लेके धीरे 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 सोसाइटी भी इवॉल्व होती गई और सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन था कि 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बन भी गया। वो अलग बात है कि वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड करे और उसको वो लागू हो कि ना हो। और वो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं याद दिलाता रहता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी हैं, बहुत बड़े भाई इस समय हिंदुस्तान में अध्यात्म और उसके गुरु हैं। लेकिन उन्होंने भी जब यमुना में आके यमुना का सत्यानाश किया था, उसकी ऐसी तैसी उसके यमुना बैंक की थी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया था इनके ऊपर एक जुर्माना। वो जुर्माना अभी पैसा दिया है कि नहीं दिया है मुझे तुरंत की जानकारी नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये हमारे गुरु लोग हैं, इन्होंने भी उस जुर्माने को ये, और ये जो इन्वायरमेंट का सुबह से शाम तक पाठ पढ़ाते रहते हैं, तो ये चीज तय है कि बच्चे आज की तारीख में इन्वायरमेंट के प्रति ज्यादा अवेयर है। वो भी एक अलग बात है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने और बहुत सी सरकारों ने प्लास्टिक पे बैन लगाया। अब ये प्लास्टिक पे बैन कितना इफेक्टिव रहा ये तो हमको और आपको पता ही है। प्लास्टिक पे बैन लगा था तो आपको याद है ना कि वो जो ठेले वाले, खुमचे वाले, सब्जी वाले, आप कहीं जाते थे नहीं प्लास्टिक नहीं, लेकिन आज धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज हो रहा है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का यूज कम हुआ है? अब इस सारे उसमें दिशा रवि के ऊपर आ रहे हैं कि वो हुआ क्या था। 11 जनवरी 2021 में किसान आंदोलन चल रहा था। 11 जनवरी 2021 में एक जूम मीटिंग होती है। उस जूम मीटिंग में अच्छा वही बेसिस बनाया जा रहा है, दिशा रवि के अरेस्ट का बेसिस वही है। उस जूम मीटिंग में 70 से ज्यादा लोग भाग लेते हैं। अब आप लोगों में से जितने लोगों ने जूम मीटिंग अटेंड की हो, तो उसमें से उस जूम मीटिंग में भी या किसी भी जूम मीटिंग में बहुत से लोग अपना वीडियो स्विच ऑफ करके रखते हैं, कुछ लोग वीडियो ऑडियो दोनों स्विच ऑफ करके रखते हैं, कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी दूसरी लिख के रखते रहते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक्सेप्शन हुआ उसमें, उसमें भी ये रहा होगा। तो आज की तारीख में दिशा रवि के ऊपर ये कहना कि आपका इन सारे लोगों से संबंध था, मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं। ये बहुत साधारण चीज है जो नहीं होता। अब उस जूम मीटिंग में एक एमओ घाली नाम के एक व्यक्ति जुड़े जो कनाडा में वो एक्टिव हैं और उन्होंने पोएटिक जस्टिस के नाम से एक अपनी कोई संस्था चलाते हैं, जिसका ऐसा अब सरकार कह रही है और सरकार की जो एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि जिसके तार खालिस्तान से जुड़े हैं, वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। अब उस जूम मीटिंग में ऐसा कहा गया कि एमओ घाली आए, फिर उन्होंने एक अपनी उनके साथ की पुनीत थी, पुनीत के माध्यम से वो निकिता जैकब से संपर्क में आए। जो निकिता जैकब जो वकील है इस समय दिशा रवि के बाद, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक, ये दो लोगों को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। निकिता जैकब को बताई दिया। शांतनु मुलुक जो हैं उनके बारे में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है राम माधव जी, वो कह रहे हैं कि शांतनु मुलुक के जो चाचा या मतलब घर के कोई बीड में वो शिवसेना के मतलब प्रमुख है और शिवसेना तो ऐसा काम करती है, तो इसलिए ये राष्ट्रद्रोही हो गए। कुछ अजीब अजीब सी लॉजिक दे रहे हैं। खैर चलिए, अब एक चीज जरा बता दें क्योंकि इसको भी जरा आपके साथ क्लियर कर लें आगे बढ़ने से पहले। इसमें मुख्य रूप से कहा जा रहा है ना खालिस्तान खालिस्तान की बात की जा रही है। मैं कुछ बेसिक चीजें समझना चाहता हूं और आपको भी इस पे सोच रहा हूं कि आप इस पे, मेरा आग्रह आपसे कि आप भी सोचिए। ये बताइए, आज खालिस्तान का ये कहना झूठ होगा कि कोई खालिस्तान का हमदर्द नहीं। दुनिया में कुछ लोग खालिस्तान के हमदर्द जरूर हो, लेकिन इन खालिस्तान के हमदर्द से, चाहे वो दुनिया में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, से लड़ कौन रहा है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए।
इनसे लड़ तो वही वही सिख रहा है ना, इनसे जो खालिस्तान, इनसे वहां मुकाबला तो वही सिख कर रहा है ना, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है आज पंजाब में। और वो मैं इसलिए आपको कर रहा हूं कि ये आपको भी समझ में आए। आज पंजाब में अभी क्या हुआ, एक नगर निकाय के चुनाव हुए। नगर निकाय के चुनाव इस एनवायरमेंट में हुए थे, क्योंकि वहां पंजाब की में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां चुनाव हो गए। नहीं तो अगर बीजेपी की सरकार होती तो चुनाव नहीं कराती। 7 में से 7 नगर जो निकाय हैं उसके हेड बीजेपी का नहीं हुआ है, सब हारे हैं। किस पार्टी का हुआ है वो मैं उस पार्टी का आप लोग खुद ही करके देखेंगे। करीब 2200 उसमें जो नगर निकाय होते हैं उसके सदस्यों के पद थे, जिसको सभासद कहते हैं, कहीं कुछ कुछ कहते हैं, वो लोग थे। उस 2200 में भाजपा को 1000 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं मिले, और उसमें जीते कितने होंगे वो शायद 100 में गिनती नहीं है। तो ये जो आप खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हैं, इनसे लड़ने का काम वही का पंजाब का ही सिख कर रहा है। तो इसलिए ये बिना बात के एक जो समस्या नहीं है उसको कह के उस समस्या को ले आना। अब दिशा रवि की बात कर लीजिए। दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर का जो 2018 में ग्रेटा जो चलाती थी स्वीडन से, उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया और वो करीब दुनिया के 185 देशों में है। और दिशा रवि पहले दिन से एक तरह से फाउंडर मेंबर जो हिंदुस्तान में, वो दिशा रवि थी। एनवायरमेंट की बात करती है, एनवायरमेंट के प्रति समर्पित है। और इस तरह से बहुत से बच्चे हैं, केवल वहां नहीं है, मणिपुर में, मतलब सब जगह आप जहां अगल बगल देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको बच्चे दिख जाएंगे जो इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है। और ये आप हमारे और आपके घर के बच्चे हैं। अब इसमें बात आ रही है कि 2 और 3 फरवरी को ग्रेटा ने एक टूल किट का जिक्र किया, और जिस टूल किट का जिक्र दिशा रवि ने किया, और फिर वो टूल किट अब और डिजिटल स्टॉर्म की बात की। तो ये टूल किट और डिजिटल स्टॉर्म, जरा ये भी एक बार समझ लीजिए कि ये क्या चीज है। मैं एक छोटा सा वीडियो और इसलिए दिखा देना चाहूंगा क्योंकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि मैं यूज करूं तो जैसे वही है, परमाणु है, परमाणु बम मैं यूज करूं तो वो तो शांति के लिए है, आप यूज करिए तो बम है। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। हमारे 11 फरवरी को 4-5 दिन पहले फिर हमारे गृह मंत्री साहब बंगाल गए, और उन्होंने व्हाट्सएप के बारे में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये जरा विस्तृत में आप सुन लीजिए। जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे, एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई और बहुत सफलता मिली है आपको। कोई शुद्ध राजनीतिक बात लेकर जाए तो शायद स्वीकृति मिले न मिले, मगर बंगाल के इतिहास को, बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करते हुए आप आपके अभियान को आगे ले जाएंगे तो निश्चित ही आपको स्वीकृति मिलेगी। सबसे पहला एक टीम में एक हिस्सा होगा जो देश और विदेश की और बंगाल की सभी राजनीतिक घटनाओं का पॉलिटिकल एनालिसिस करेगा। पॉलिटिकल एनालिसिस कर कर, शार्प क्वेश्चन खड़े कर कर और सटायर बनाकर आप दे दोगे कंटेंट बनाने वाली टीम को। तो दूसरी टीम होगी कंटेंट बनाने वाली, जो पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे पास उपलब्ध होगा उसको कंटेंट में परिवर्तित करेगा, और कंटेंट इस प्रकार से बनाएगा कि चुभने वाला हो, झंझोड़ने वाला हो, उसको हमारे साथ जोड़ने के लिए मजबूर करने वाला हो। इस प्रकार के कंटेंट बनाने वाली टीम को भी बनाना पड़ेगा। तो पहली टीम पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों ने, दूसरी टीम कंटेंट की निर्मित करने वाली की टीम, और तीसरी टीम कंटेंट को हर कार्यकर्ता और हर व्यक्ति को पहुंचाने वाली टीम, और चौथी टीम होगी उसका फीडबैक लेकर फिर से कंटेंट टीम को देने वाली कि यार तू क्या मसाला बनाता है, कोई जो देखता ही नहीं है, या तो इतना अच्छा बनाया है कि ये एकदम वायरल हो गया। ये फीडबैक भी इसके पास जाएगा। ये 4 हिस्सों में आपने आपकी सोशल मीडिया की टीम को बांटना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और चारों टीम से एक एक व्यक्ति हर रोज सुबह 9 बजे बैठता है, तभी ये सोशल मीडिया की लड़ाई हम जीत सकते हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये जो एनवायरमेंट ग्रुप है, जो प्राइमरली आज हिंदुस्तान का ऐसा माना जाता है कि 55 से 60% लोग 25 साल से नीचे हैं। तो ये जो ग्रुप है जो इसके प्रति संवेदनशील है, वो 2 मैं आपको उदाहरण दे दूं। बंबई में आरए फॉरेस्ट जो था, जहां पे
पेड़ काटा जा रहा था, उसके अगेंस्ट पेड़ कटे, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आंदोलन चला वो इन बच्चों ने चलाया। मतलब बच्चों, मतलब ये 25 साल से जो कम उम्र के हिंदुस्तानी है। और एक जिसका नाम बहुत नहीं आता है, सेव रायका फॉरेस्ट, जम्मू में चल रहा है वो आंदोलन, जहां पे शायद कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाने के लिए 3000 या 5000 कितने पेड़ काटने की बात है। वहां पे भी ये जन आंदोलन जो है वो यंगस्टर्स चला रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए, जो ये कहा जा रहा है ना सोशल मीडिया, हम और आप सुबह से शाम तक कितनी बार व्हाट्सएप देखते हैं? आज हम लोगों का एक संपर्क का एक बहुत कॉमन टूल हो गया है व्हाट्सएप। इसमें इसमें जो ये कह रहा है कि मुझसे व्हाट्सएप मुझे नहीं पता है, वो झूठ बोल रहा है। संवाद का एक बड़ा माध्यम हो गया है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एसएमएस, टेलीग्राम, ये सब संवाद के बहुत कॉमन है। और आपको अगर याद हो, मैं इसलिए याद, जेएनयू में घुस के उनके छात्रों की पिटाई की थी, तो जो छात्र जिनको आज निर्दोष माना जाता है, जो राष्ट्र प्रेमी छात्र थे प्रेजेंट उसके हिसाब से, उन लोगों ने किसका यूज किया? तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ही में ये सब मैसेज डाला था कि वहां पहुंचो, ऐसे करो ऐसे करो। उसका डायरेक्शन व्हाट्सएप से चल रहा था, लेकिन वो लोग राष्ट्र प्रेमी लोग थे। घुस के वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के, राष्ट्रद्रोही गैंग की पिटाई कर रहे थे, तो वो ठीक था। तो किसी भी जगह, हमारे और आपके घर में भी अब ग्रुप्स बन गए हैं, फैमिली ग्रुप्स बन गए हैं, और उसमें इस तरह की बातचीत होती है। तो ये कह देना कि कोई ग्रुप बना रहा है उसमें क्या, और उसमें लोग, आप किसी भी ग्रुप को, मैं आंख बंद करके कह रहा हूं, और खास करके जो एलुमनाइज के ग्रुप है, आप किसी ग्रुप में देख लीजिए, कम से कम 50% ऐसे ऑब्जेक्शनेबल चीज होंगे कि उनको दूसरे दिन जिस तरह के गंदे और भद्दे और बेहुदे पोस्ट लोग करते हैं, उसमें से आधे लोगों को, बच्चे नहीं, ये जो 50, 55, 60 साल के बुढ़े हैं, को जेल में होना चाहिए। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं, मैं अपने ग्रुप में कर दूं, मैं उस एलुमनाई का अध्यक्ष हूं। उसमें इतने गंदे गंदे बातें लोग करते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे रोकूं। मेरे बहुत से दोस्त उसको छोड़ के इसलिए चले गए। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं उस एलुमनाई को मैंने शुरू किया था, तो मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं। मेरे बहुत से दोस्त, उनको इस उम्र में भी क्या क्या बातें करते हैं मैं नहीं बता सकता हूं। अब एक चीज बहुत बेसिक आ रही है कि इस टूल किट का क्या है। इस टूल किट का यह था कि आप ऐसे ऐसे प्रदर्शन करिए, ये करिए, अंबानी के ऑफिस में जाइए, अडानी के ऑफिस में जाइए, सत्य। उस टूल किट में कहीं हिंसा की बात हुई है? क्योंकि ये बताना जरूरी है, क्योंकि हिंसा की बात हुई है कि नहीं है। अब चार्जेस आप क्या लगा दे रहे हैं? आप चार्जेस लगा दे रहे हैं राजद्रोह, आप चार्जेस लगा दे रहे हैं दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, और एक नया चार्ज आजकल शुरू हुआ है, भारत की छवि खराब कर। ये क्या है? भारत की छवि कौन खराब कर? अब आप मुझे ये बताइए कि बिल्कुल ईमानदारी से, कि भारत की छवि आज की तारीख में किस चीज से खराब हो रही है? आप जो हर जगह जो किसान आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है, क्या उसको खत्म करने की जिम्मेदारी, उसके साथ किसी तरह से बातचीत करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या इस किसान आंदोलन से पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो रहा है? क्या दूतावासों पे, हर देश में दूतावासों पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे क्या भारत का नाम रोशन हो रहा है? क्या जो पेपर्स, दुनिया के जो पेपर्स हैं, उनकी जो हेडलाइंस आ रही हैं, उससे दुनिया का नाम रोशन हो रहा है? और खास करके जो अपने को इतनी मजबूत सरकार कहती है, उस मजबूत सरकार इन सब में हो गई कि हम भारत की छवि खराब कर रहे हैं। कुछ लोग आपके रहते, आप तो अपने को बहुत मजबूत सरकार कहते हैं, आपने जो मन चाहा, आपने चाहे सीए हो, एनआरसी हो, कश्मीर हो, आपने सारे काम किए हैं, तो इसको कैसे आप कह सकते हैं? और एक चलते चलते एक छोटा सा और एक आपको बता दूं, एक चीज है आरएसएफ, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, इस पर उसका जो उच्चारण है हो सकता है मुझसे गलत, तो पेरिस बेस्ड एक संस्था है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स करती है। इस वर्ष हिंदुस्तान फिर खिसक के 142वें नंबर पे आ गया है, 142 आउट ऑफ 180। और हम कहते हैं कि हमारी छवि खराब होती है, क्योंकि इसको जावड़ेकर साहब ने कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा। अब चक्कर क्या है कि जो भी, अब उसको वो राष्ट्रद्रोही तो कह नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर आपकी रेटिंग कोई अच्छी ना करे, वो करे, तो उसको आप तुरंत गाली देना शुरू कर दीजिए। हालांकि उस संस्था ने जो रेटिंग की है, वो हिंदुस्तान में उसके अपने अपने कारण है, अपना इंडेक्सिंग है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो इस तरह की बातें करती है। एक दो चीजें और समझ लीजिए, जब आप जब देश की छवि की बात करते हैं ना, तो आप गांधी की पिक्चर किसने बनाई? रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, एक विदेशी ने बनाई थी, और प्रभावित होकर बनाई थी। क्योंकि जब गांधी की पिक्चर वो बना रहे होंगे, तो उनको नहीं लग रहा होगा कि कमर्शियली भी ये बहुत अच्छा करेगी। नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है?
विदेश में जब पढ़ते हैं तो आपको हिंदुस्तान के बारे में पता लगता है। और नेहरू और गांधी को आज डिस्क्रेडिट करने का काम और गोडसे की महिमा गाने का काम कौन लोग कर रहे हैं? तो अगर आप आज गांधी को और नेहरू को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, गोडसे की महिमा गा रहे हैं, तो क्या इससे हिंदुस्तान की छवि बेहतर हो रही है? ये अपने आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। मैं एक बहुत स्पष्ट बात है कि आज सोशल मीडिया का युग है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आप इनको दबा सकते हैं, रोक सकते हैं। और मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, और वो बात मैं इसलिए करूंगा कि वो थोड़ा आप लोग कोशिश कर लीजिए। गूगल में चले जाइए, उसको खोलिए और वहां पे टाइप करिए SS, SD और गेस्टापो। मैं शायद मेरा उच्चारण ठीक ना, गेस्टापो, नाजी जर्मनी। उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।